हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस क्लासेस पर। सेशन नंबर 168 हम डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले आपके सामने है पैराजंबल। और ये पैराजंबल थोड़ा सा खास है क्योंकि मैंने बैंकिंग पैटर्न पर ये वाला लिया है। बैंक के एस्पिरेंट अगर कोई देख रहे हो तो ध्यान से देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पैराजंबल के बेसिस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते, तो ये थोड़ा सा एक आपके एक्सरसाइज तो है ही, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि कौन सा मैंडेटरी पेयर बनता है, कौन सा एक जोड़ा है जिसको आप लेकर चलेंगे, इसके पहले यही आएगा, इसके बाद यही आएगा। ऐसे कुछ पेयर बनाने पड़ेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एसएससी या सीडीएस की बजाय। ठीक है, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं इसको। पहले आप पढ़िए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन निकाल, पहला सेंटेंस जो है ना उसको निकालने की कोशिश करें। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन। इस चीज ने इन्फ्लेशन को में योगदान दिया है, मतलब ये चीज है इसके कारण महंगाई बढ़ी है, ये कह रहा है। अब आपको पता है क्या यहाँ पे कि दिस किसके लिए आ रहा है? जब नहीं पता है तो इसका मतलब पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता इसके कारण। ठीक है, दूसरा कह रहा है द लेटेस्ट न्यूज इज दैट, अभी हाल फिलहाल एक नया समाचार ये है कि दैट रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिजन टू 7.35% इन दिसंबर 2019, कि जो खुदरा महंगाई है वो बढ़ चुकी है 7.35% तक दिसंबर 2019 में, विच इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सबसे ज्यादा है खुदरा महंगाई का आंकड़ा। कब से? जुलाई 2014 से। ये हो सकता है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं जिसके कारण हम इसको निगेट कर सकें। आगे देखेंगे, द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज ऑल्सो शॉट अप। शॉट अप का मतलब है तेजी से ऊपर जाना। अब ये कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है WPI जिसको बोलते हैं, वो भी काफी तेज गति से बढ़ी है। ठीक है, और वो 7 महीने के हाई स्तर पर पहुंच गई है। तो अब ये भी बढ़ी है, तो ये ऑल्सो के कारण फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल्सो डिमांड करता है कि पहले कोई डिस्कशन हुआ होगा उसको लेकर आओ। फिर कह रहा है द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन स्टेडीली इंक्रीज्ड, कि जो खुदरा महंगाई है पेट्रोल और डीजल की वो बढ़ी है ऑल थ्रू 2019, पूरे 2019 में रुपए 5.1 पर लीटर। तो 5.1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है डीजल का दाम और 6.3 पर लीटर बढ़ा है पेट्रोल का दाम। लेकिन इससे पहले वो लेटेस्ट न्यूज जो दे रखी थी ना उस रिलेट कर रहा है, तो इसलिए इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज रीजन बाय दिस रेट, अब ये कह रहा है यद्यपि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई है वो इस दर से बढ़ी है। दिस रेट, इस दर से, कौन सी दर से हमें नहीं पता फिलहाल, तो इसलिए हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग बिंदु तो आपको मिल गया कि हम स्टार्ट किससे करें। स्टार्ट करें बी से। तो सबसे पहला हमारा जो विकल्प होगा वो बी होगा, कि लेटेस्ट न्यूज ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है और यहां तक गई है, ये कहना चाहता है। ठीक है, अब इससे आगे दूसरा सेंटेंस आपको निकालना है। तो आप देखो कि ये जो बात करी है रिटेल इन्फ्लेशन की और इस दर से बढ़ी है, ये कह रहा है ना, तो इसकी बात कहाँ कर रखी है? ऐसी की ऐसी बात कहाँ कर रखी है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा, आपने एक चीज देखी थी अभी दिस करके, ये देखो दिस रेट, इस दर से, किस दर से? ये 7.35% दे रखा था ना, इस दर से। तो ये जो दर है ये उसके ठीक बाद में आएगा, इसको बोलते हैं हम मैंडेटरी पेयर। अनिवार्य एक पेयर बनता है जिसके बाद मतलब वो साथ में ही आएगा। तो आपको पहले मिला बी और बी के बाद में क्या आ जाना चाहिए? तो बी के बाद में आपका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए ई। बी के बाद क्या आ जाना चाहिए? ई। ये हो गया, तो ये एक पेयर बन गया, छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद देखिए फिर कौन सा आ सकता है। एक बात और देखो, ये जो दे रखा है ना पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, है ना, और ये पूरे 2019 में इतने इतने बढ़े हैं। इस पेट्रोल डीजल की बात जो है ना, इसके बाद ये दे रखा है इसके कारण महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल डीजल जब भी दाम बढ़ते हैं तो सीधी बात है महंगाई बढ़ती है, उसका कारण इसमें दे रखा है। और ऐसा लगता है कि कोई राहत भी नहीं मिलने वाली इस मोर्चे पर, क्योंकि मिडल ईस्ट में टेंशन है। और आपको पता है कि मिडल ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ अगर कभी टेंशन होती है, कहाँ, यहाँ अगर कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध चल रहा हो, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और किस कारण चल रही है? यूएस अग्रेसिव पोस्चर्स टुवर्ड्स ईरान, यूएस के आक्रामक पोस्चर्स के कारण, मतलब यूएस ने अपना रुख जो है बहुत आक्रामक
किया हुआ है ईरान को लेकर। तो ये जो पेट्रोल डीजल वाली बात है उसके बाद ये वाला आएगा। इसका मतलब एक और यहाँ मैंडेटरी पेयर बन रहा है। क्या मैंडेटरी पेयर बन रहा है कि ये जो दे रखा है पेट्रोल डीजल वाली प्राइस है डी, डी के बाद में ए आएगा। अब ये कहाँ आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन हमने एक अनिवार्य जोड़ा। मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, खुद से करोगे और थोड़ी सी हैबिट डेवलप करोगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा टाइम इतना लगेगा ही। फिर अब देखो बी डी डी ए हो गया, बीई हो गया, एक ही बचा है। एक क्या बचा है? होलसेल प्राइस इंडेक्स वाली बात बची है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो भी बढ़ी है, 7 महीने के हाई स्तर पर गई है, 2.6% चली गई है, ये कहना चाह रहा है। तो आप देखो स्टार्ट तो हमने बी से किया, और जब मैंने कहा कि बी के ठीक बाद में ई आएगा और स्टार्ट जब बी से ही करना है तो बी के बाद ई आएगा, सेकंड सेंटेंस यही होगा, निश्चित है। ठीक है, अब ये वाली बातें जो दे रखी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ी है। हमने कहा महंगाई बढ़ी, फिर हमने कहा कि पेट्रोल, ये जो ई में क्या कहा, ई में कहा इस दर से जो बढ़ी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक तरफ बात हमने की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, अब बात आप करिए किसकी? होलसेल प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, ये इंडेक्सेस की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे पहले हमने कहा महंगाई बढ़ी, इस दर से बढ़ी, उस दर की बात हमने ई में करी। ई के ठीक बाद आप आ जाइए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से द होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? सी। आपको पता है कि दो ही विकल्प बचे हैं, और जब हमने ये देख लिया कि ये अनिवार्य जोड़ा है तो डी के बाद में ए ही आएगा, तो बी ई सी डी ए ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये मैंने इसलिए लिया है, थोड़ा सा ये ठीक एक्सरसाइज है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कर पाओगे तो फिर ऑप्शंस वाले तो बहुत आराम से हो जाएंगे। और जैसा कि देखने में आ रहा है कि एसएससी अपना पैटर्न लगातार चेंज भी किए जा रहा है थोड़ा बहुत, तो होने ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए पैराजंबल का जहां पे ऑप्शंस ही ना हो, क्वाइट पॉसिबल। तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, इसलिए मैंने ये वाला करवा दिया आपको। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ आपका पैराजंबल। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है अपना फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमने पिछले सेशन में देख ली थी 135 तक। पहली फ्रेजल वर्ब 136 की है डू अप। डू अप का मतलब या तो बांधना है, फास्टन करना, या डेकोरेट करना, या रेनोवेट करना है। इसको ऐसे याद रखिए, डू अप, डू मतलब करना है, और कुछ काम करने के बाद आप उसका लेवल को बढ़ाएं, उसको थोड़ा अप करें। ठीक है, जैसे आपने तोड़ फोड़ करी, कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद में आपने उसको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, देखने में सुंदर लगने लगा तो आपने उसको डेकोरेट कर दिया है, आपने उसको रेनोवेट कर दिया है, ऐसे याद रखेंगे। दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एक बांधने का एग्जाम्पल है, एक मरम्मत करना है, सजाने का एग्जाम्पल है। शी डिड हर अप हर हेयर बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले उसने अपने बाल बांधे। दे आर डूइंग अप द ओल्ड बिल्डिंग, तो वो लोग जो है वो पुरानी बिल्डिंग को डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है डू ओवर। डू ओवर, रीडू या रिपीट समथिंग, दोबारा करना। डू ओवर, करना, ओवर मतलब समाप्त होना, कोई काम समाप्त हो गया उसके बाद फिर से आप शुरू हो गए। ठीक है, डू मतलब करना, ओवर मतलब समाप्त होना, समाप्त होने के बाद फिर से कोई काम कर रहे हो तो रिपीट कर रहे हो। योर एसे वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स, आपका जो निबंध था वो गलतियों से भरा हुआ था। सो यू मस्ट डू इट ओवर, इसलिए आपको दोबारा इसको करना ही चाहिए। डू डाउन क्या है? डू मतलब करना, डाउन का मतलब नीचे, कुछ ऐसा करना जो तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। इसका मतलब नीचा दिखाने का एक तरीका है किसी की आलोचना करना। ठीक है, और उसके जीवन को नीचे लाने के लिए कर रहे हो तो हो सकता है आपको इसके लिए धोखा देना पड़े उसको। तो ये दोनों ही तरीके से याद कर सकते हो, नीचा दिखाना या छल करना। शी इज ऑलवेज डूइंग डाउन हर कॉलीग्स, इसको कॉलीग्स बोलते हैं, सहकर्मी को बोलते हैं, जो साथ में काम करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं कॉलीग्स। तो वो हमेशा ही अपने सहकर्मियों को नीचा दिखाती है। नेक्स्ट पे आइए, 139 है बैंक अप। बैंक का मतलब होता है, वैसे तो किनारा भी होता है बैंक, नदी का किनारा, एक बैंक हम जिसमें पैसा जमा कराते हैं। अप का मतलब ऊपर है, पैसा जमा कराना, जमा कराने की जो संस्था है उसको हम बैंक कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जमा होती है, चीजें जमा होकर ऊपर आ जाती हैं। तो जमा होकर ऊपर आना, जैसे मान लो मिट्टी जमा हुई और मिट्टी जमा होकर ऐसे ऊपर आ गई तो ये क्या बन गया? ढेर बन गया। तो ढेर लगाना, जमा करना, ये मतलब है। क्या क्या जमा करना? पैसा, लीव्स मतलब पत्तियां, स्नो मतलब बर्फ, इनका ढेर लगना। द स्नो हैड बैंक्ड अप अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के पास बर्फ जो है उसका ढेर लग गया। बैंक आउट क्या होता है? बैंक में
आप जैसे मान लो कोई काम करते थे और बैंक में काम करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हो सकता है आप कैशियर हो सकता है आप मैनेजर हो सकता है आप सिक्योरिटी गार्ड हो, जो भी है, जिस भी पद पर आप हैं तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है। आप उस बैंक से आउट हो गए तो उस जिम्मेदारी से आपने विड्रॉ कर लिया, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी कार्य से हट जाना, भाग देना बंद करना। द कंपनी बैंक आउट ऑफ द रिस्की प्रोजेक्ट, कंपनी ने जो एक रिस्की प्रोजेक्ट था जिसमें काफी कुछ खतरा हो सकता था, उस परियोजना से अपने आप को बाहर कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ये है फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। 195 तक हो गई थी, आज दोहरा शतक पूरा हो जाएगा इसका। 196 में है टू बी इन अ फाइन केटल ऑफ फिश। क्या मतलब है? टू बी इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल स्थिति में होना, मुसीबत में होना। फाइन केटल, फाइन वैसे एक, फाइन का मतलब अच्छा भी होता है और फाइन का मतलब बारीक भी होता है। फाइन का एक मतलब बारीक भी होता है। केटल का मतलब केतली जिसको बोलते हैं, कंटेनर होता है। इस बारीक को आप छोटा समझ लीजिए, है ना। यहाँ केतली जो है, केटल जो है, उस बारीक की जगह आप ऐसा समझ लो बहुत ही छोटी केटल है। फिश, मछली। अब मछली उस छोटी सी केटल में है तो सोचिए जीवन निर्वहन कैसे होगा, कैसे मछली सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि उसे तो एक पौंड चाहिए, पूरा तालाब चाहिए, है ना, समुद्र चाहिए, ताकि वो आसानी से स्वतंत्रता से आजादी से मूवमेंट कर सके। एक छोटे से केटल में उसका जीवन कैसा है? डिफिकल्ट है, ट्रबलसम है। आफ्टर लूजिंग बोथ हिज वॉलेट एंड फोन, दोनों चीजें खो गई इसकी, वॉलेट भी चला गया, फोन भी चला गया, तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ फाइन केटल ऑफ फिश, तो उसने अपने आप को पाया किसमें? फाइन केटल ऑफ फिश में। टू बी इन द डॉग हाउस, डॉग हाउस क्या होता है? बताइए आपको। अगर आप उस डॉग हाउस में चले जाओगे तो हो सकता है डॉग काट ले, और डॉग काट ले मतलब आप ट्रबल में है ना, या आपका कोई मतलब साथ देने वाला वहां पे नहीं है, ऐसा मानिए। तो किसी की नाराजगी झेलना, प्रसन्न होना मतलब ट्रबल में होना, ऐसा समझो। ही फॉरगॉट हिज वाइफ बर्थडे, अब चूंकि उसने अपने वाइफ का बर्थडे भूल गया था, और आप जानते हैं फिर क्या हुआ होगा, तो फिर वो ट्रबल में है, नाराजगी उसने झेली उसकी। लूस कैनन, लूस बोलते हैं इसको, लूज नहीं बोलते। LOOSE का प्रोनाउंसिएशन लूस होता है, लूज नहीं होता। लूस कैनन का मतलब है, कैनन मतलब तोप होती है, और लूस है इसका मतलब खुली, खुली तोप। सोच के देखो, अगर कोई तोप खुली हुई है तो क्या होगा? तो ये बहुत ही आवेगी या अनियंत्रित व्यक्ति, ठीक है भाई। तोप अगर खुली हुई है तो कभी भी गोला बरसा सकती है, तो वैसा ही है। ए पर्सन हु कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड मे कॉज डैमेज और ट्रबल, एक व्यक्ति इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता और कोई भी नुकसान व मुसीबत क्रिएट कर सकता है, उसको बोलते हैं लूज कैनन, राइट। अगला है द प्लेयर इज अ लूज कैनन, यू नेवर नो व्हाट ही विल डू नेक्स्ट। जो प्लेयर है वो एक लूज कैनन है, खुली तोप है, और आप बिल्कुल नहीं जानते कि वो क्या करेगा आने वाले पल में, इसको बोलते हैं लूज कैनन। नेक्स्ट पे आइए। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्केलेटन इन द क्लोजेट। स्केलेटन का मतलब कंकाल होता है, क्लोजेट का मतलब अलमारी होता है। अलमारी में कंकाल रखा है, तो कोई चीज छुपी हुई है, पहली बात तो छुपाया ही होगा तभी कंकाल है, वरना तो छुपाई तो डेड बॉडी होगी, अब वो कंकाल बन गया। और जब वो मिलेगा तो एम्बेरेसिंग भी है, शर्मिंदगी भी होगी, आसपास के लोगों को भी शर्मिंदगी होगी, हमारे नाक के नीचे इस तरह का काम हो गया, ठीक है। तो एम्बेरेसिंग सीक्रेट है। एवरी फैमिली हैज सम स्केलेटन इन द क्लोजेट, इसको क्लोजेट बोलते हैं, क्लोसेट नहीं बोलते हैं। हर परिवार का कुछ ना कुछ रहस्य होता है, दैट दे डू नॉट वांट अदर्स टू नो, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरों को पता लगे। बर्न ब्रिजेस, ब्रिज जो हो ना वैसे पुल होता है, और पुल का काम ये होता है कि वो जोड़ने का काम करता है। सेतु, पुल, वो क्या काम करता है? जोड़ने का। और आप ब्रिजेस को जला दिया आपने, सेतु को जला दिया, पुल को जला दिया, तो आपने जो संबंध बन सकता था, जो रिश्ते बन सकते थे, जो आप जोड़ सकते थे, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज परमानेंटली, संबंध या अवसर हमेशा के लिए तोड़ देना। ही लेफ्ट द कंपनी एंग्रीली, उसने बड़े क्रोध पूर्वक गुस्से से कंपनी को छोड़ा। एंड बर्न ऑल हिज ब्रिजेस, और सारे ब्रिजेस बर्न कर दिए, मतलब सारे रिश्ते तोड़ दिए, विद हिज कॉलिग्स, अपने सहकर्मियों के साथ। ये हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गई, और 200 हो गई हैं। अब आप खुद देखें कि कितना आपको याद है पहले वाला, वो आप जरूर देखें, अगर आपने रिवीजन किया है तो याद होंगे भी। इसके बाद नेक्स्ट है ये फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस, ये भी 95, कल इसका भी शतक पूरा हो जाएगा। करके देखिए एक बार क्या क्या आएगा, देखो। फर्स्ट जो है
रिजॉर्ट के साथ टू लगता है। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है आश्रय लेना, ठीक है, मतलब किसी का सहारा लेना। तो व्हेन द नेगोशिएशंस फेल्ड, जब बातचीत विफल रही, तो वर्कर्स ने सहारा लिया किसका? स्ट्राइक का। रिजॉर्ट टू का मतलब है सहारा लेना, और अंतिम विकल्प के रूप में सहारा लेना, ऐसा समझ सकते हो। शी कुड नॉट पार्ट, पार्ट के साथ दो प्रपोजिशंस लगते हैं, एक होता है पार्ट विद, एक होता है पार्ट फ्रॉम, और इसका हिंदी में मतलब है अलग होना। तो अलग आप किससे हो रहे हो? अलग अगर आप हो रहे हो व्यक्ति से, अगर somebody से अलग हो रहे हो तो आ जाएगा फ्रॉम, और अलग आप किसी वस्तु से हो रहे हो तो लगेगा विद। अब यहाँ देखिए अलग किससे हो रहे हो, तो वो अलग नहीं हो सकी अपने बचपन के खिलौनों से। खिलौने हैं, इसका मतलब क्या है? समथिंग है। समथिंग है तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? फ्रॉम, ठीक है। द विलेज वॉज bereft, ये कुछ वर्ड्स याद रखें, पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया है। एक bereft होता है, एक deprived होता है। bereft, deprived, एक डिवॉइड। इन सब का मतलब होता है वंचित होना, रहित होना, किसी के बगैर होना, तो ओव लगता है इनमें। क्या लगता है? ओव। तो यहाँ लगेगा bereft of। तो गांव जो था वो बेसिक फैसिलिटीज से मतलब रहित था, वंचित था, आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद। स्टूडेंट्स कैन अवेल, अवेल के साथ लगता है ओव, और अवेल ऑफ का मतलब होता है एडवांटेज लेना, लाभ उठाना। तो स्टूडेंट जो है वो लाभ उठा सकते हैं स्कॉलरशिप स्कीम का, छात्रवृत्ति योजना का। द लाइब्रेरी इज एडजेसेंट, एडजेसेंट में लगता है टू, इसका मतलब होता समीप होना। लाइब्रेरी जो है नजदीक है किसके? मैन होल के, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन वन वर्ड्स की बात रही। तो 76 से 75 तक पिछले सेशन में हो चुके हैं, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो बता दूं आपको कि आपको सारी जो पीडीएफ्स होती हैं वो मिलती हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष क्लासेस। आशीष क्लासेस नाम से चैनल है, उस पे जाके आप ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पीडीएफ भी मिलेगी, एक वोकेबलरी पीडीएफ जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड्स वगैरह, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इस वोकेबलरी पीडीएफ में आपको हर एक वर्ड का हिंदी में मतलब, उसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या बन सकता है, ये तमाम चीजें मिलती हैं, ठीक है। और आशीष क्लासेस के नाम से ही एक अपना एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे फिलहाल नया जो बैच चल रहा है वो कॉम्प्रिहेंशन बैच चल रहा है। इस कॉम्प्रिहेंशन बैच की आवश्यकता मुझे लगता है हर प्रतियोगी विद्यार्थी को होनी चाहिए, और है, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जिसमें आप लैग करते हैं, पिछड़ते हैं। इस कॉम्प्रिहेंशन बैच में हम लोग डिस्कस करते हैं पैराजम्बल्स, इसके अलावा क्लोज टेस्ट और आरसी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको बोलते हैं हम। तो ये इसमें 100 पैराजम्बल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, 100 क्लोज टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, 50 आरसी डिस्कस कर रहे हैं, और अभी काफी कुछ हो भी चुका है। ये लगभग शायद 18 के करीब हो चुके हैं, ये 34 के करीब हो चुके हैं, ये मैंने अभी एक करवाया है, आगे चलेगा। तो ये बहुत जल्द ही बैच में पूरा करने वाला हूँ। इस बैच में आप ज्वाइन करें, इस बैच में आपको पता लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कम समय में कैसे हल करना चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद परीक्षा में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। चलो, बोहेमियन क्या होता है? बोहेमियन होता है पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक लाइफ, एक व्यक्ति जो कि अपारंपरिक और आर्टिस्टिक जीवन जीता है, जो गैर परंपरागत जीवन जीता है। अलग सा ही लगेगा आपको ये, समाज के रीति रिवाजों को नहीं मानने वाला व्यक्ति होता है। तो शी लीड्स अ बोहेमियन लाइफ, वो एक ऐसा जीवन जीती है फुल ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड ट्रैवल, घूमती रहेगी, म्यूजिक, आर्ट, इन सबसे भरपूर उसका जीवन है। बोन फायर कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में आपने, कि आग जलाकर, ये गांव में भी ऐसा होता है, आग जलाकर हम कोई चीज को सेलिब्रेट करें, है ना, या फिर कभी आग आपने खुले में आग जलाई कोई कचरा जलाने के लिए, उसको भी बोन फायर बोलते हैं। अ लार्ज ओपन एयर फायर यूजुअली फॉर सेलिब्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट, तो खुले में जलाया गया आग, ठीक है, चाहे तो सेलिब्रेशन करने के लिए, ठीक है, और या फिर कचरे को जलाने के लिए। तो विलेजर्स लिट अ बोन फायर, लिट जो है लाइट की सेकंड फॉर्म है, तो गांव वालों ने आग जलाई टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। वियर, इसको वीर नहीं बोलना है, वीर तो हिंदी में खैर नाम हो जाएगा, वियर है। वियर का मतलब है चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक से दिशा बदलना। तो द कार वियर्ड ऑफ द रोड इन द हैवी रेन, भारी बारिश में कार ने अचानक से रोड से रास्ता बदल लिया, मतलब गाड़ी जो है वो रोड से हट गई हो, मान लो वियर ऑफ हो गई, मतलब उससे वहां से ट्रैक से हट गई। नेक्स्ट पे आइए।
फिर है मेलोफाइल। फाइल जहां लगता है ये रूट वर्ड होता है फाइल, और इस फाइल का मतलब होता है लव, लवर। इसका मतलब भी लव या लवर है, ठीक है। तो मेलोफाइल है तो म्यूजिक से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, संगीत प्रेमी व्यक्ति है। बीइंग ए मेलोफाइल शी स्पेंड्स आवर्स लिसनिंग टू क्लासिकल ट्यून्स। चूंकि वो म्यूजिक संगीत प्रेमी है, इसके कारण वो घंटों बिताती है क्या सुनने में, क्लासिकल ट्यून सुनने में। लैकोनिक का मतलब होता है कम शब्दों का प्रयोग करने वाला, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बहुत ही कम शब्दों का यूज करे, ब्रीफ हो, टू द पॉइंट यूज करे, उसको बोलते हैं लैकोनिक। हिज लैकोनिक रिप्लाई शोड डिसइंटरेस्ट इन द टॉपिक। उसका जो छोटा सा रिप्लाई था, संक्षिप्त रिप्लाई था, उसने दिखाया कि वो टॉपिक को लेकर डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है जिसमें कोई न्यूट्रल है, मतलब ना उसको उसके पॉजिटिव पहलू से मतलब है, ना नेगेटिव पहलू से मतलब है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड होना, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड्स कंप्लीट। अब आइए एडिटोरियल हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन नंबर 168 है। जो नए हैं बता दूं आपको, थोड़ा सा अलग प्रकार का सेशन होता है। इस प्रकार के सेशन में हम बहुत चीजें सीखते हैं। ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली सीखेंगे ही, इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ऐसे इस तरीके से सीखते हैं कि वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट आप भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इतनी बार वो रिवीजन हो जाता है। वोकैब बहुत सारी वर्ड्स एक छोटे से सेशन में, केवल आपको तो देखना ही है। आपको तो केवल ईयरफोन लगाने हैं, लाइब्रेरी में अगर आप बैठते हैं या फिर आप घर बैठते हैं तो मोबाइल से देखिए केवल, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, है ना। आपने एक नोटबुक डाली हुई होगी, उसमें जो कुछ भी आपको नया लगता है, ये अपने आप से पूछिए कि मेरे लिए क्या नया है, अपने आप पता लग जाएगा आपको। जो कुछ भी नया है उसको नोट डाउन करिए, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी की बात हो, ठीक है, या कोई प्रोनाउंसिएशन की बात हो। कुछ भी नया लगे तो उसको नोट डाउन करिए और उसको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहिए। आप देखेंगे कि ओवर टाइम धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपकी इंग्लिश में आ ही जाएगा, और ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा जो स्थायी होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, रटने वाले जो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उससे आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत खास प्रकार का सेशन है, 168 दिनों से रेगुलर चल रहा है। ये इस साल की कहानी है। इससे पहले देखोगे तो बहुत सारे हजारों वीडियोस आपको एडिटोरियल के मिलेंगे चैनल पर, लेकिन इस साल के एडिटोरियल 2025 के नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देखिए 168 वीडियोस लगातार हर दिन। ना संडे का ऑफ है, ना कोई फेस्टिवल का ऑफ है। आने को दिवाली भी थी और घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन नियमितता इसलिए मैंने रखी क्योंकि पिछले कुछ समय मैं नियमित नहीं रह पाया, कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते। लेकिन अब मैं बिल्कुल कंटिन्यू, मैं कमिटेड हूँ इस चीज के लिए कि मैं कंटिन्यू क्लासेस दूंगा। तो आप भी कमिटेड रहिए कि आप कंटिन्यू क्लासेस लेंगे और रिवीजन प्रॉपर इंटरवल पर करेंगे, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे बेहतर लगेगा, आपको बेहतर लगेगा, आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आप सिलेक्शन ले जाएंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप किसी पल किसी मोड़ पे मुझे याद करेंगे, मुझे भी अच्छी फीलिंग आएगी। यही टीचर के लिए एक चीज होती है जो टीचर पूरे जीवन प्रयास करता है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, ठीक है। और देखिए इस चैनल पर कुछ बाकी बातें तो हम करते ही नहीं है ना, वो मेरे हैबिट में भी नहीं है, चाह कर भी नहीं कर पाता हूं। मैं बहुत सारे चाहता भी हूं फिर बात करूं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप चूंकि 30 मिनट का सेशन, 35 मिनट का सेशन, 40 मिनट का सेशन, 45 मिनट का सेशन, जो भी ड्यूरेशन वीडियो का है, तो आप देखिए बहुत शिद्दत से बहुत सारी चीजें। आप 45 मिनट सेशन लेकर ये फील करेंगे कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिया है। पूरे दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास, आप जितना मटेरियल, जितना स्टफ कलेक्ट करते हैं, जितनी चीजें आप इकट्ठी करते हैं, उतनी चीजें मेरे साथ आप कर लोगे। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, केवल सामने देखना है, वीडियो देखना है, प्रॉपर नोट्स मैनेज करने हैं। एक छोटा सा काम और करना है, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़े से ठीक संख्या में विद्यार्थी और जुड़ जाएंगे और बेहतर है। आपके लिए भी थैंक यू कहेंगे ही वो, और मेरे लिए भी अच्छा ही है ऑब्वियसली। तो देखिए इस एडिटोरियल में क्या खास बात है, एडिटोरियल किस बारे में है। तो एडिटोरियल हाइलाइट्स हाउ इंडिया मिस्ड एन इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है कि एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि कैसे भारत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर खो दिया एट द आसियान, इस संगठन में, और ईस्ट एशिया समिट्स, मतलब इन दोनों शिखर वार्ताओं में जो मलेशिया में हुई, वेयर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इसमें हुआ क्या कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इंस्टीड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के बजाय।
द पीस आर्ग्यूज दैट, पीस मतलब ये जो आर्टिकल है, ये जो राइट अप है, ये आर्ग्यू करता है कि इंडिया कुड हैव यूज द समिट, कि भारत इस शिखर वार्ता का इस्तेमाल कर सकता था मोर इफेक्टिवली, कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से, टू स्ट्रेंथन इट्स रोल, अपने भूमिका को सशक्त करने के लिए, एंड विजिबिलिटी, अपने विजिबिलिटी को, अपने जो भी इसके भारत के जो भी सपने हैं उनको, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इस क्षेत्र में। ठीक है, ये कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टाइटल देखिए, जो नए हैं वो फिर समझिए। येलो कलर वाले जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक टॉपिक होता है ग्रामर का, ये पढ़ने से उस टॉपिक को एडिशनल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन इधर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दूंगा। ठीक है, देखिएगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी है वो नाउन है, और इस अपॉर्चुनिटी का मॉडिफायर जो है वो मिस्ड है एडजेक्टिव। तो ऐसा अवसर जो खोया हुआ है, और अगर थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव बनती है तो उसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है तो, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनती है तो उसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब है ऐसा अवसर जो खोया हुआ है। ऑन इंडिया एंड आसियान समिट इन मलेशिया, किसको लेकर है? भारत और आसियान जो शिखर वार्ता है, ठीक है, उसको लेकर। मलेशिया में शिखर वार्ता जो हुई आसियान की, उसको लेकर, भारत को लेकर। इंडिया कुड हैव मेट, इंडिया सब्जेक्ट है, ये लेखक का एक सजेशन है, सुझाव है, ये सब्जेक्ट। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये कुड का पास्ट है। कैन का पास्ट कुड नहीं होता, विल का पास्ट वुड नहीं होता, शेल का पास्ट शुड नहीं होता। ये अलग अलग मॉडल्स हैं, लेकिन कुड का पास्ट कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, शुड का पास्ट शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, माइट का पास्ट माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट फॉर्म बनाया जाता है किसी भी मॉडल का। ऐसे नहीं होता कैन का पास्ट कर दिया कुड हो गया। ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा संयोग सा बैठ जाता है, और हम चीजें जब याद करने की कोशिश करते हैं तो उस हिसाब से वो चीजें फिट बैठती नजर आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा जी, एक इसमें ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकता था। ठीक है, कैन लगाओगे तो कर सकता है, कुड लगाओगे तो कर सका, और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करोगे तो कर सकता था, ऐसा इसमें मीनिंग है। तो कह रहा है कि इंडिया कुड हैव मेड, भारत कर सकता था, बेटर यूज, ज्यादा बेहतर इस्तेमाल, किसका? आसियान समिट का, आसियान शिखर वार्ता का। समिट क्या होता है? समिट सम्मेलन होता है, शिखर वार्ता होती है, मिलन मतलब एक मीटिंग होती है, और लिंकेज का मतलब है संबंध या जुड़ाव। ठीक है, कनेक्शन, टाई या बॉन्ड। आगे देखिएगा, सिंस 1995, 1995 से, व्हेन जब, अब ये जब आ रहा है 1995 के लिए, ये उस सन की बात कर रहा है जब इंडिया सब्जेक्ट बिकेम, बना, ये वर्ब, अ डायलॉग पार्टनर, एक संवादी साझेदार, एक ऐसा साझेदार जहां पे डायलॉग हो सकता है, बातचीत हो सकती है, दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत, दो पार्टी के बीच होने वाली बातचीत को डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, यही आप अगर बोल देते मोनोलॉग, तो ये एक ही व्यक्ति इसमें बोलने वाला होगा। यहाँ डाई लग रखा है, दो व्यक्ति बोलने वाले होते हैं। ठीक है, तो जब इंडिया बना, क्या बना? साझेदार। कैसा साझेदार? डायलॉग पार्टनर। किसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसी का फुल फॉर्म है आसियान का। एंड 2002, और 2002, व्हेन इट वाज अपग्रेडेड, जब 2002 में क्या हुआ? इसको अपग्रेड किया गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज अपग्रेडेड। समिट लेवल पर इसको, मतलब इस स्तर पे, समिट स्तर पे, समिट मतलब टॉप लेवल होता है वैसे, शिखर वार्ता शिखर स्तर पे इसको अपग्रेड किया गया। द एनुअल आसियान समिट हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी, इस सिंस प्लस 1995 का प्रभाव है, 1995 से ही एनुअल जो आसियान समिट है, वार्षिक स्तर पे होने वाली जो ये मीटिंग है, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पे मेन वर्ब है, ये रही है एक अवसर, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नाउन है। ये एक अवसर रहा है किसके लिए? भारत के लिए, टू रिकनेक्ट विद द रीजन, कि भारत फिर से जुड़ सकता है एक ऐसे क्षेत्र के साथ, विद हिस्टोरिकल लिंकेजेस, जिसके ऐतिहासिक संबंध, मतलब ऐतिहासिक कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एंड नाउ इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, और अब जो है ये बढ़ा रहा है। क्या? जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? भू राजनीतिक महत्व है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल जो होता है ना, इसको ऐसे समझो तुम, सामरिक भी कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक कह सकते हो, या इसको तुम पावर रिलेटेड भी कह सकते हो, है ना। जब भी आपको सत्ता संबंधी, पावर संबंधी, है ना, इसकी बात आप करोगे, या फिर आप सामरिक बात करोगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या? जियोपॉलिटिकल।
एक बार फिर समझिए, सब्जेक्ट आपका इंडिया है, इंडिया की वर्ब है बिकेम, सब्जेक्ट इट है तो इसकी वर्ब है वाज अपग्रेडेड जो कि पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, द एनुअल आसियान समिट की वर्ब है वो हैज बीन, ठीक है। और खास बात, सिंस के साथ टाइम आए, फॉर के साथ टाइम आए, उसमें हम परफेक्ट लगाते हैं। ये बताया हुआ मैंने आपको कि सिंस या फॉर के साथ जब कभी भी तुम समय देखोगे तो वहां पे तुम्हें क्या चाहिए, परफेक्टिव एस्पेक्ट चाहिए, परफेक्ट का प्रयोग करें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1995 से ही, अब 1995 में हुआ क्या था, भारत बना था डायलॉग पार्टनर किसका, आसियान का। 2002 में क्या हुआ था, इसे अपग्रेड किया गया था समिट लेवल पर, ठीक है। 1995 से ही अब इसको जोड़ दीजिए, ये सारी कहानी तो एक एक सन की बात है, ये तो केवल 1995 की बात है, ये केवल 2002 की बात है। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हो क्या रहा है, उस दिन से लेकर आज तक एनुअल आसियान समिट जो है वो एक अवसर रहा है भारत के लिए क्या करने का, रिकनेक्ट करने का। क्या रिकनेक्ट करने का, उस रीजन के साथ, है ना। रिकनेक्ट किससे हो रहे हो, एक क्षेत्र के साथ जिसके हिस्टोरिकल लिंकेजेस है, ऐतिहासिक जुड़ाव है, और अब बढ़ा रहा है ना। अब ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व बढ़ रहा है इसका, ठीक है। तो ये कहानी है इस फर्स्ट स्लाइड की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए नेक्स्ट में, आगे कह रहा है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब होता है भाई के अतिरिक्त, इन एडिशन टू जो होता है इसको हम कहते हैं बिसाइड्स, इसे हम कहते हैं के अतिरिक्त हिंदी में, ठीक है। इन एडिशन टू द आसियान एंड आसियान इंडियन समिट, तो आसियान कहें या आसियान इंडिया जो शिखर वार्ता है ना, सम्मेलन है, उसके अतिरिक्त द एनुअल ईस्ट एशिया समिट, जो वार्षिक स्तर पर पूर्वी एशिया समिट होती है, जिसमें कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, याद रखिएगा। और इसमें शामिल है यूएस, शामिल है। यूएस से पहले द क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड शब्द है, यू का मतलब, जिस देश के नाम में यूनाइटेड शब्द होता है वहां पे द लगता है, चाहे वो यूके हो, यूएई हो, यूएस हो, कुछ भी हो। चाइना है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड द आसियन कंट्रीज, ये सब है, ठीक है। तो ये जो ईस्ट एशिया समिट है, इसकी वर्ब है इज, ये है क्या, एक अवसर, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ये एक अवसर है किसके लिए, इंडियन लीडरशिप के लिए, भारतीय नेतृत्व के लिए, टू इंटरेक्ट विद। अब ये क्या चांस है, क्या अवसर है, अवसर ये है कि भारतीय नेतृत्व जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, इंटरेक्ट का मतलब है संवाद कर सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। किससे जुड़ सकता है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, सबसे सशक्त देश जो हैं उनसे, ऑन इंडो पैसिफिक इश्यूज, और किस मुद्दे पर, इन मुद्दों पर, है ना, इस क्षेत्र वाले मुद्दे पर। फिर समझिए, आसियान और आसियान इंडिया समिट्स के अतिरिक्त, ये एडिशनल फ्रेज हो गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई, जो एनुअल ईस्ट एशिया समिट है जिसमें ये सारे देश शामिल हैं, ये समिट जो है वो एक चांस है भारतीय नेतृत्व के लिए, किसका चांस है, इंटरेक्ट करने का, किसके साथ, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के साथ, किस मुद्दे पर, इन मुद्दों पर। मोस्ट पावरफुल जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, और जब जब डिग्री सुपरलेटिव होती है एडजेक्टिव की, ये नाउन है कंट्रीज, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव लगता है और डिग्री सुपरलेटिव अगर होती है तो उससे पहले हम द लगाते हैं, तो यहां द लग रहा है, ठीक है। आगे चलिए, द रीबर्थ, द रीबर्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस गॉड, जो पुनर्जन्म है, फिर से सक्रियता आई है, इनका जो समूह है चार देशों का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का और यूएस का, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुक प्लेस, रीबर्थ जो है, ये रीबर्थ पुनर्जन्म, इसकी वर्ब है टुक, टुक प्लेस, ये कब हुआ, 2017 में, फिर से सक्रिय हो गया ये जो एक ग्रुप है। आफ्टर डिकेड लॉन्ग हाइटस, हाइटस का मतलब होता है अंतराल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, गैप, पॉज या ब्रेक। अंडरलाइन का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइज, हाईलाइट, स्ट्रेस। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण या नजरिया, क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण या नजरिया, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, अप्रोच। तो जो रीबर्थ है इन चारों देशों के समूह का, एक उदाहरण के लिए, ये कब हुआ, 2017 में हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग डिकेड लॉन्ग, मतलब एक दशक लंबे अंतराल के बाद। ऑन द साइडलाइंस ऑफ, ऑन द साइडलाइंस अगर आप कहते हैं, इसका मतलब है ये पेरीफेरल है, मतलब ये मुख्य रूप से नहीं है,
किसी के साइड में, मतलब मुख्य रूप से तो आप गए थे कोई मीटिंग अटेंड करने, आसियान समिट अटेंड करने, लेकिन फिर आप 4-5 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मिले और आपने, चूंकि एक और ग्रुप आपका चलता है वहां पे, उसकी बातें शुरू कर दी, तो इसको बोलते हैं ऑन द साइडलाइंस। मतलब मुख्य काम से हटकर कोई गौण काम है, सेकेंडरी काम है, वो करना जो होता है वो साइडलाइंस पे होता है, साइड में जाकर काम हो गया, ये मान लो। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आसियान समिट, आसियान शिखर वार्ता जो है उसके साइडलाइंस पर। तो इसका जो रीबर्थ है वो 2017 में हुआ। पर्टिकुलर किसी ईयर या मंथ की आप बात करते हैं तो इन लगता है। जब भी आप किसी, मैं पर्टिकुलर वर्ड का यूज करता हूं, ये बुक में भी नहीं होता है जनरली, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे तो आप ईयर से पहले अभी 1995 कहा था, सिंस लगाया था, क्योंकि उसमें 1995 से लेकर आज तक की बात है। ठीक है, 1995 भी है, 96 भी है, 97 भी है, 98 भी, 99 भी है, ऐसा करके आज तक के साल हैं। यहां अगर बात कर रहे हैं तो केवल 2017 है, इसको मैं कह रहा हूं पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर ईयर या मंथ इसकी आप बात करोगे तो इससे पहले इन लगता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो कह रहा आगे, अंडरलाइनिंग, जब शुरू में आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो आप, और अगर मान लो कोई सब्जेक्ट बन जाता है, ये अभी तो खैर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बन जाता है ये, तब तो मैं कहता जेरेंड है, और आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसको कहूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अंडरलाइनिंग मतलब एम्फेसाइज करते हुए, जोड़ देते हुए, दिस इंपॉर्टेंस मतलब इस महत्व पर। इन हिज वर्चुअल स्पीच, किसमें, अपने वर्चुअल स्पीच में। वर्चुअल स्पीच का मतलब हो गया आप स्क्रीन पर बैठकर स्पीच दे रहे हो, आप फिजिकल फॉर्म में उपस्थित नहीं हुए हो, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से ऐसे आप स्पीच दे रहे हो, उसको बोलते हैं वर्चुअल स्पीच। तो अपने वर्चुअल स्पीच में इस इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करते हुए, ठीक है, इस पर जोर देते हुए, अब ये वर्चुअल स्पीच दिया किसमें इन्होंने, इस समिट में। कहां पर, कुआलालंपुर। ये क्या है, मलेशिया की राजधानी है। कब की बात है, संडे की। पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे तो ऑन लगता है। पर्टिकुलर ईयर या मंथ लगाया तो इन लगा, पर्टिकुलर डे या डेट लगाओगे तो ऑन लगेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ये तो क्या फ्रेज हो गई पूरी, ऐसा करते हुए, मतलब इस शिखर वार्ता में संडे को इन्होंने जो भाषण दिया है, उस भाषण में इस इंपॉर्टेंस, दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन है। अगर दिस के बाद नाउन नहीं होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। ये बच्चे, वो बच्चे बहुत अच्छे से समझते होंगे जिन बच्चों ने क्लासेस रेगुलरली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट हो गया। इन्होंने कॉल्ड, ये वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। द 21st सेंचुरी, इन्होंने 21वीं सदी को कहा द सेंचुरी ऑफ इंडिया, कि ये भारत की सदी है, एंड आसियान, और आसियान की सदी है। ठीक है, एंड कमिटेड टू, एक तो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है कि कमिटेड के साथ टू लगता है। इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की, वादा किया, इंडिया सपोर्ट की, भारत का सपोर्ट रहेगा किसमें, आसियान की एकता में, आसियान के सेंट्रलिटी, मतलब आसियान जो है वो सेंटर में रहेगा, मुख्य भाव में रहेगा, इस तरह से। एंड आसियान आउटलुक, और आसियान के आउटलुक मतलब नजरिए, ऑन द इंडो पैसिफिक, इस मुद्दे पर, इंडो पैसिफिक वाले पे। समझ में आ गई बात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगना चाहिए, लेकिन नाम साथ में होता है तो द नहीं लगता है। अगर केवल यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता तो द प्राइम मिनिस्टर में लिखना पड़ता, लेकिन चूंकि इसमें नाम है नरेंद्र मोदी साथ में, इसलिए नाम के साथ द नहीं लगता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बीच में इन्होंने शुरुआत जो की है ना, वो तो भूमिका बनाने के लिए की है, कि इस महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इस महत्व को अंडरलाइन करते हुए, अपने वर्चुअल स्पीच में जो कुआलालंपुर में हुआ, संडे को हुआ। ये भाई प्लेस है और ये टाइम है। जब आप प्लेस और टाइम साथ लेते हैं तो पहले प्लेस आता है फिर टाइम आता है, याद रखिए। तो इसीलिए पहले कुआलालंपुर है फिर संडे है, ऐसा नहीं है कि ऑन संडे और फिर कुआलालंपुर दे देते। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 सदी को कहा, क्या कहा, ये कहा, है ना, और प्रतिबद्धता जाहिर की किस बारे में, इन चीजों के बारे में। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, ही प्रोनाउन हो गया, मोदी जी के लिए आ रहा है। नाउन के स्थान पर जो शब्द आए प्रोनाउन है, मोदी जी हो गए थे नाउन, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। इसकी वर्ब है अनाउंस्ड, पास्ट इंडेफिनिट। ऑल्सो एडवर्ब है, जो मैन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, ऑल्सो की पोजीशन बताता रहता हूं मैं हर आर्टिकल में, ये मैन वर्ब से पहले जनरली आता है, तो मैन वर्ब यहाँ पे अनाउंस्ड है, सेकंड फॉर्म है, इससे पहले आया। उन्होंने ये भी अनाउंस किया दैट 2026 जो है वुड बी द ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि, ये कंजंक्शन लगा दिया। अब इसके बाद नया वाक्य स्टार्ट हो गया। 2026 जो है ये सब्जेक्ट हो गया, वुड बी ये वर्ब हो गई। चूंकि दैट से पहले सेकंड फॉर्म दे रखी थी, ये सेकंड फॉर्म अगर दे रखी होती, इसको मैन क्लोज हम कहते हैं। अगर मैन क्लोज में आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं
तो आगे भी पास्ट में जाता है सारा सेंटेंस। तो ये पास्ट में चला गया, वुड कर दिया। अब आप कहोगे कि अभी आपने बताया था वुड तो पास्ट होता ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, तो उसके लिए भी वुड लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 2026 जो है वो वर्ष होगा किसका, आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन का। आसियान जो ये एक समूह है और भारत, इसके मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र से संबंधित, है ना, समुद्र से संबंधित इस कोऑपरेशन का भी वही इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है। विद अ फोकस ऑन, फोकस साथ में ऑन लगता है। इसमें फोकस किस बात पे होगा, फोकस होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानिए मानवीय, और मानवीय जहां मैं बोलता हूं वहां पे मानवीय गुण आएंगे। मानवीय गुण जो कि एनिमल्स में नहीं होते हैं, कंपैशनेट, बेनेवोलेंट, काइंड हार्टेड, दयालु, उदारता, ये सब जो गुण हैं ये मानव के गुण हैं। इसलिए मानवीय सहयोग जिस पर ध्यान केंद्रित होगा। एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, और किस पे होगा, डिजास्टर रेस्पॉन्स की कोई आपदा आ गई तो प्रतिक्रिया कैसी होगी आपकी। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्रीय सुरक्षा की बात। रीजन्स ब्लू इकोनॉमी, और इस क्षेत्र के, ये क्षेत्र कौन सा है, इंडो पैसिफिक है, इसलिए दे लग रहा है क्योंकि निश्चित हो गया। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है सी रिसोर्स इकोनॉमी, समुद्र संसाधन पर आधारित, समुद्र संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था, समुद्र संसाधनों पर आधारित इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 2026 जो है वो आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन का वर्ष होगा। इसमें फोकस रहेगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर, डिजास्टर रेस्पॉन्स पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, और क्षेत्र की ब्लू इकोनॉमी पर। ठीक है, ये इकोनॉमी नहीं होता, इकोनॉमी होता है, ये भी याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। नेक्स्ट है द समिट। अब समिट के आगे देखो डैश लगाया तो कुछ तो कारण रहा होगा, ये छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट करिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया। अब थोड़ा सा बस समझाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट, जब लेखक को याद आ गया अचानक से कि मैं कुछ बता देता हूँ इस बारे में, इसलिए उसने डैश आगे बता दिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गया विदेश मंत्री, नाम है एस जयशंकर, इसलिए यहाँ पे दै नहीं लगाया फिर से। इसकी वर्ब जो है वो है रिप्रेजेंटेड, इन्होंने नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया किसका, भारत का, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब फिर ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस तो यहीं से स्टार्ट था। केम, ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, ये आई एट ए टाइम, ऐसे समय पर, ऑफ इंक्रीज जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। टर्बुलेंस नाउन है, इन जियोपॉलिटिकल एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और अभी मैंने कहा था कि एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म में दे रखी हो तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। इंक्रीज्ड मतलब बढ़ी हुई, जियोपॉलिटिकल मतलब सामरिक, स्ट्रेटेजिक, भू राजनीतिक, टर्बुलेंस का मतलब है अस्थिरता या उथल पुथल, अस्थिरता, अस्थिरता या उथल पुथल। अनलीश का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, रिलीज, ट्रिगर या सेट ऑफ। कांस्टेंट का मतलब है नियंत्रण, रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट कह दो, रुकावट कह दीजिए, प्रतिबंध कह दीजिए, प्रतिबंध कह दो, प्रतिबंध। क्या कह रहे हैं कि समिट इस समय पर आई जब फिलहाल जो दौर है वो उथल पुथल का दौर है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, मैंने बताया था अभी आपको, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये सब ऑब्जेक्ट हैं। इसमें शामिल है इकोनॉमिक टर्मोइल, इसमें आर्थिक उथल पुथल, टर्मोइल का मतलब यही होता है, उथल पुथल ही होता है। अनलिस्ड बाई, और ये शुरू किसने किसने करी, उत्प्रेरित किसने किया इस टर्मोइल को, यूएस की टैरिफ पॉलिसी ने। ठीक है, चाइनाज कॉन्स्टेंट्स, और किसने किया, चीन के प्रतिबंधों ने। प्रतिबंध किस पे लगाए, क्रूशियल एक्सपोर्ट्स, क्रूशियल का मतलब है वाइटल या इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, इन एक्सपोर्ट्स पे लगाए। एंड मैरीटाइम टेंशंस, और जो मैरीटाइम क्या होता है, रिलेटेड टू सी, ठीक है, इसकी टेंशंस पर लगाए। समझ में आ गई बात, सॉरी, मतलब ये तीसरा मुद्दा है, माफी चाहता हूं। एक तो इसमें शामिल है मुद्दा ये इकोनॉमिक टर्मोइल, दूसरा मुद्दा है इनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, है ना, यूएस टैरिफ पॉलिसी, और दूसरा ये मुद्दा, सॉरी, इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया, फिर चाइना का प्रतिबंध हो गया, तीसरा ये तीन मुद्दे हैं। ठीक है, तो समिट जिसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन एस जयशंकर ने किया, ये उस समय आई मीटिंग जब
बहुत बढ़ी हुई भू राजनीतिक अस्थिरता है, जिसमें शामिल है इकोनॉमिक टर्मोइल शामिल है, यूएस टैरिफ पॉलिसी के कारण चाइना के रेस्ट्रिक्शन शामिल हैं क्रूशियल एक्सपोर्ट्स पर, और मैरीटाइम टेंशन शामिल हैं, समुद्रीय टेंशन परेशानियां शामिल हैं। एट द ईस्ट एशिया समिट, अब ये ईस्ट एशिया समिट जो ये समिट है, इसमें मिस्टर जयशंकर ने कॉल्ड, ये तो फ्रेज हो गई, इस जगह पे इस मीटिंग में एस जयशंकर ने कॉल द टाइम्स समय को, इन्होंने इस समय को कहा, क्या कहा, कॉम्प्लिकेटेड, कि बड़ा टाइम बड़ा विकट है, टाइम बहुत ही जटिल है। टेकिंग एम एट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए। टेकिंग एम एट का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना। क्रिटिसाइज, टारगेट, अटैक वर्बली। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, ये है क्या इसमें, ये नहीं है शायद, ये पिछले क्लास से आ गया। चलो, टेकिंग एम एट द यूएस, यूएस की आलोचना करते हुए, यूएस से पहले द, फिर से। फॉर कॉन्स्ट्रेनिंग एनर्जी ट्रेड, कॉन्स्ट्रेन का मतलब वही रेस्ट्रिक्ट करना है, इसको पढ़िए, रेस्ट्रिक्टिंग, प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना। यूएस की आलोचना करते हुए कि यूएस ने एनर्जी ट्रेड जो है रशिया के साथ, हम यूएस से ऊर्जा वाले क्षेत्र में जो आदान प्रदान करते हैं, जो भी मतलब लेते हैं वहां से डीजल पेट्रोल, इसमें रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूएस को इन्होंने आलोचना करी। एंड अप्लाइंग इट्स प्रिंसिपल सेलेक्टिवली, और किस लिए, कि इसने अपने सिद्धांतों को, इट्स यहाँ पे यूएस के लिए है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रिंसिपल्स का सिद्धांत है नाउन, कि इसने अपने सिद्धांतों को चयनात्मक ढंग से चुन चुन कर लगाया है। एंड चाइना, और चाइना पर, चाइना की भी आलोचना करी इन्होंने, किसके लिए, फॉर सप्लाई चेन रिलायबिलिटी। सप्लाई चेन रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता, एंड मार्केट एक्सेस इश्यूज, और बाजार में एंट्री के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उन फिर समझो एक बार। ईस्ट एशिया समिट, ये जो हुई मीटिंग, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस मीटिंग में भाई ये हुआ कि जयशंकर ने इस टाइम को कहा कॉम्प्लिकेटेड है, आलोचना करते हुए यूएस की, किस लिए आलोचना करते हुए, प्रेपोजिशन के बाद में जब क्रिया आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, कि यूएस ने रेस्ट्रिक्शन लगाया एनर्जी ट्रेड जो रशिया के साथ करते हैं उस पे, और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसको सेलेक्टिवली, ये एडवर्ब है सेलेक्टिवली, बड़े चुन चुनकर इसने अपने सिद्धांतों को लगाया है। एंड चाइना फॉर सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, और इसको इन्होंने आड़े हाथों लिया, और मार्केट एक्सेस इश्यूज, इन सब की बात करी। इंडिया एंड आसियान ऑल्सो कमिटेड, अब ये जो है सब्जेक्ट हो गया। ऑल्सो देखो, मैन वर्ब से पहले आता है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। अब ये कह रहा है भारत और आसियान जो है उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की, कमिटेड में टू लगता है, याद रखिए कमिट टू के बाद में आईएनजी लगता है। वैसे तो टू के साथ बेस फॉर्म लगती है, लेकिन कमिट टू जो है वो एक फ्रेज का हिस्सा बन गया, टू जो है इसके साथ है, ये टू फाइनलाइज के साथ नहीं है, ये टू इसके साथ है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगेगा, ठीक है। भारत और आसियान ने प्रतिबद्धता जाहिर की किस बारे में, फाइनलाइज करने को लेकर, कि हम अंतिम रूप देंगे किसको, रिव्यू को। रिव्यू क्या होता है, पुनर्वलोकन, किसका, आसियान इंडिया ट्रेड का, इन गुड्स अग्रीमेंट सून। गुड्स अग्रीमेंट में मतलब ये जो है ना, ये पूरा इसको दे रखा है AITIGA, सून मतलब शीघ्र ही, ये एडवर्ब है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट हो गया एडिटोरियल। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड है इसका मतलब जटिल है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, इंट्रिकेट और हार्ड टू डील विथ, ये हो जाएगा, जिसको डील करना मुश्किल हो। कॉन्स्ट्रेनिंग क्या होता है, लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग, प्रतिबंध लगाना, रोकना। गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ इसको बी करो, इसको डी करो। सेलेक्टिवली, अप्लाइंग और एनफोर्सिंग पार्शियल बायस्ड वे, चुन चुनकर, भेदभाव मतलब इन्होंने किया है अपने हिसाब से। ए, रिलायबिलिटी, निर्भरता, डिपेंडेबिलिटी। सी, और ये ई आई जाएगा, फाइनलाइजिंग, कंप्लीटिंग और गिविंग अ फाइनल शेप। ये था आज के इस सेशन में, सेशन नंबर 168 हमने पूरा कर लिया है। कल हम मुलाकात करेंगे ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 169 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।